इजरायल और हमास एक दूसरे के साथ जंग में है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, कुछ इजरायल के साथ है तो कुछ हमास के साथ है। पूरी दुनिया का ध्यान, पूरे इंटरनेशनल मीडिया का जो पूरा ध्यान है, अटेंशन है, अखबारों का, मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर्स का, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर किसी का ध्यान केवल इजरायल और हमास की जंग में है। इस बीच हम सब ये भूल गए हैं कि एक और जंग चल रही है जिसका असर दुनिया पर हो सकता है और इससे पहले हुआ भी है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो और कितना ज्यादा पड़ेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। रूस और यूक्रेन के जंग को शायद हम सब भूल गए हैं, लेकिन इस बीच रूस, आप सोचिए, इतने लंबे वक्त तक आखिर कैसे यूक्रेन का सामना कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को समर्थन है कई सारे पश्चिमी देशों का, अमेरिका का, नेटो का, और वो हथियार सप्लाई उसको लगातार कर रहे हैं। हालांकि उनका जो ध्यान है इस वक्त थोड़ा सा इजरायल की तरफ जरूर आया है, लेकिन यूक्रेन को भी डटे रहने के लिए किसी भी तरीके की कमी यहाँ पर पश्चिमी देशों ने और नेटो ने बिल्कुल भी नहीं होने दी है। तो 22 महीने का वक्त बीत चुका है इस जंग को, और अगले साल फरवरी में 2 साल इस जंग के पूरे हो जाएंगे जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने हैं। हमने देखा किस तरीके से कई सारे ऐसे शहर थे यूक्रेन के जहां पर रूस ने अपना कब्जा जमाया था पिछले साल, लेकिन धीरे धीरे अब जब रूस, इजरायल और हमास की जंग शुरू हुई तो उसका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस ये चाहता था कि दुनिया का ध्यान भटके, दुनिया का ध्यान रूस से हटे, और ऐसा हुआ भी। रूस से दुनिया का ध्यान हट गया जब इजरायल और हमास एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पूरा जो पश्चिमी मीडिया था, पश्चिमी देशों का जो मीडिया था, पश्चिमी देश जितने भी थे, उनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, सबका ध्यान इजरायल पर आ गया था। इजरायल को ज्यादा हथियारों की सप्लाई इस वक्त हो रही है और यूक्रेन पर ध्यान थोड़ा सा कम जरूर है, और यही मकसद जो रूस का रहा उस पर वो सफल भी हुआ। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने लंबे वक्त तक आखिर रूस अकेला कैसे डटा रहा यूक्रेन के सामने, क्योंकि उसको सैनिकों की कमी शुरू हो गई थी। उसके जो सैनिक थे या तो मारे गए थे इस जंग में या फिर बंदी बना लिए गए थे यूक्रेन की तरफ से, और जो वहां पर मौजूद थे भी वो भाग गए थे या फरार हो गए थे, क्योंकि वो इस युद्ध में अब और हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में रूस का ध्यान गया उन नौजवानों पर जो दूसरे देशों से आकर रूस में पैसा कमाते हैं, और उनको उसने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा। उस देश में नेपाल भी एक देश था। नेपाल के 6 जवान मारे गए हैं जो कि रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, जिसमें से एक को यूक्रेन ने बंदी भी बना लिया है। अब इसको लेकर सख्त रुख यहाँ पर नेपाल की सरकार की ओर से या नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से अपनाया जरूर गया है, और पूछा गया है, तमाम डिटेल्स, जानकारियां मांगी गई हैं कि आखिर कैसे इनको रिक्रूट किया गया, कैसे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या कहता था, और कितने ऐसे सैनिक उनके पास हैं, और जो बंदी बनाए गए हैं यूक्रेन की तरफ से उनको कब छोड़ा जाएगा, उसके लिए आखिर रूस क्या कर रहा है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है और स्थिति आखिर क्या है। इसको लेकर अब यहाँ पर नेपाल भी सख्त हो गया है, क्योंकि इसी साल अक्टूबर महीने में जब नेपाल को उसकी हल्की भनक लगी थी तो उस वक्त उसने ये भी कहा था कि रूस और यूक्रेन जंग में कोई भी उनका नौजवान या फिर कोई भी नेपाली हिस्सा नहीं लेगा या फिर उन देशों में नहीं जाएगा। उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन भी उसकी ओर से निकाली गई थी, लेकिन रूस ने इसी बात का फायदा उठाया, क्योंकि ये जितने भी नेपाली नौजवान वहां पर पहुंचते थे पैसा कमाने के लिए, और इसी बात का फायदा उठाकर रूस ने उनको जंग में भेजा। और अब स्थिति ये है कि 6 नेपालियों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो आप सोचिए किस तरीके से दूसरे देशों के जो नौजवान हैं उनको रूस टारगेट कर रहा है और उनको इस जंग में भेज रहा है, क्योंकि उसके पास खुद के नौजवानों की कमी हो चुकी है, खुद के सैनिकों की कमी हो चुकी है। लेकिन जंग ऐसे ही बनी रहे ये वो चाहता है। लेकिन अब जो बाकी देश हैं, जो जिनके नौजवान यहाँ पर अब धीरे धीरे इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, उनको मालूम पड़ रहा है, जिसमें एक प्रमुख देश है नेपाल, अब उसने सख्त रुख अपनाना शुरू भी कर दिया है।